हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। मतलब उन क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे जो चैप्टर्स के बीच बीच में दिया हुआ है। तो सबसे पहला है पेज नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। क्वेश्चन बोल रहा है रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग में क्या डिफरेंस है। रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा एक्शन होता है जो अपने आप होता है, ऑटोमेटिक होता है, इसके लिए हमारे ब्रेन को सोचना नहीं पड़ता है। तो वैसा एक्शन जो ऑटोमेटिक होता है उसको हम इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। दैट मीन्स रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। दूसरी तरफ वॉकिंग हम सोच समझ के करते हैं, मतलब हमें चलना है या नहीं चलना है, अगर चलना है तो किस स्पीड में चलना है, ये हम सोच के करते हैं। इसीलिए वॉकिंग जो है वो वॉलेंट्री एक्शंस होता है। रिफ्लेक्स एक्शन में रिस्पॉन्स बहुत जल्दी होता है, बहुत रैपिड होता है। वहीं दूसरी तरफ वॉकिंग में जो स्पीड होता है, वॉकिंग का जो स्पीड होता है ये डिपेंड करता है एनिमल के ऊपर। रिफ्लेक्स एक्शन को हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है और वॉकिंग को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन एनिमल के सर्वाइवल को बढ़ा देता है, मतलब एनिमल का बचने का चांस बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ वॉकिंग की वजह से सिर्फ लोकोमोशन होता है, मतलब एनिमल सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह जा पाता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस एट साइनेप्सी बिटवीन टू न्यूरॉन। टू न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस होता है उसको साइनेप्सी कहते हैं। उस साइनेप्सी में क्या होता है, तो ये मान लो कि ये एक न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन का एंडिंग है, यहाँ एक न्यूरॉन है और ये इस न्यूरॉन का एंडिंग है। तो ये दो न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को साइनेप्सी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है इस साइनेप्सी में होता क्या है। सो द आंसर इज द स्मॉल गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्सी। दो न्यूरॉन के बीच के स्पेस को साइनेप्सी कहते हैं। और साइनेप्सी में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है, इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है साइनेप्सी के थ्रू। ये होता कैसे है समझते हैं। देखो, न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और ले जाता है साइटोन में, साइटोन से एक्सोन, से एक्सोन से नर्व एंडिंग तक पहुंचा देता है। नर्व एंडिंग से अब एक तरह का केमिकल रिलीज होता है साइनेप्सी में। इस केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये केमिकल साइनेप्सी को क्रॉस करके पहुंच जाता है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक और इंफॉर्मेशन को दे देता है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को। और फिर इंफॉर्मेशन डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सोन, एक्सोन से नर्व एंडिंग में पहुंच जाता है। इस तरह से इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में शिफ्ट होता है, ट्रांसमिट होता है इस साइनेप्सी में। यही चीज आंसर में भी लिखा हुआ है। एट साइनेप्सी एंड पार्ट ऑफ वन न्यूरॉन रिलीज केमिकल। साइनेप्सी में क्या होता है, एक न्यूरॉन का एंड पार्ट केमिकल रिलीज करता है। कौन सा केमिकल, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। दीज केमिकल्स रिच डेंड्राइट ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन। ये केमिकल बगल वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट में पहुंच जाता है। Thus information is transmitted from one neuron to another neuron through synapse. इस तरह से इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचता है साइनेप्सी के थ्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, which part of the brain maintains posture and equilibrium of the body? ब्रेन का कौन सा पार्ट हमारा posture एंड हमारे बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। एंड द आंसर इज सेरेबेलम ऑफ हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का सेरेबेलम पार्ट जो है इस काम को करता है। हमारा ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन अगेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला। सेरेबेलम का काम है बॉडी के पोस्चर को एंड इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती। हम अगरबत्ती के स्मेल को किस तरह से डिटेक्ट करते हैं। तो हमारे बॉडी में जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं उनमें अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। हमारे नोज में जो रिसेप्टर होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ये रिसेप्टर स्मेल को डिटेक्ट करने का काम करता है। आंसर देख लेते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ऑफ नोज डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती। नोज में जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है वो अगरबत्ती के स्मेल को डिटेक्ट करता है एंड ट्रांसमिट दिस इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन।
और उस डिटेक्शन को, उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है टू प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ स्मेल, ताकि हम लोगों को स्मेल मिल सके, खुशबू मिल सके। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का क्या काम होता है? एक्चुअली रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल हमारा स्पाइनल कॉर्ड करता है, ब्रेन नहीं करता, क्योंकि ब्रेन को थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है। हाँ, स्टिमुलस का जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक जाता जरूर है फर्दर मेमोरी के लिए। आंसर देख लें, रिफ्लेक्स एक्शन इज जनरली कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन को स्पाइनल कॉर्ड रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। एज ब्रेन मे टेक मोर टाइम टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि ब्रेन को ज्यादा समय लग जाएगा। However, information of stimuli also goes to brain just for memory. मतलब स्टिमुली ब्रेन में जाता जरूर है फर्दर मेमोरी के लिए। सो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड और इसका मेमोरी जाकर स्टोर होता है हमारे ब्रेन में। नाउ पेज नंबर 122 एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स? प्लांट हार्मोन्स क्या है? एंड द आंसर इज द स्टिमुलेटेड प्लांट सेल्स सिक्रीट केमिकल्स। प्लांट का जो स्टिमुलेटेड सेल्स होता है वो कुछ केमिकल सिक्रीट करता है विच आर ट्रांसलोकेटेड, और वो केमिकल्स एक जगह से दूसरी जगह जाता है एंड रेगुलेट मूवमेंट इन प्लांट्स, और वो केमिकल्स प्लांट में मूवमेंट को रेगुलेट करता है, मूवमेंट को कंट्रोल करता है। दीज केमिकल्स आर कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स। उन केमिकल्स को हम प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, एब्सिसिक एसिड एक्सेट्रा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, how is the movement of leaves of sensitive plant different from the movement of a shoot towards light? sensitive plant छुई-मुई प्लांट को कहते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सेंसिटिव प्लांट दैट इज छुई-मुई प्लांट के पत्ते का मूवमेंट और लाइट की तरफ शूट का मूवमेंट, इन दोनों मूवमेंट में क्या डिफरेंस है? अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो सेंसिटिव प्लांट के लीफ का जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से होता है? वो टच की वजह से होता है। और शूट में जो मूवमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो लाइट की वजह से हो रहा है। टच की वजह से छुई-मुई का पत्ता बंद हो जाता है, वो ग्रो नहीं करता, बड़ा नहीं होता। दैट मीन्स ये जो मूवमेंट है ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, इस मूवमेंट का ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ लाइट की वजह से शूट बड़ा होता है, ग्रो करता है, लंबा होता है। तो ये जो मूवमेंट है ये ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है। टच की वजह से जो लीफ का मूवमेंट होता है वो स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब टच के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए इस तरह का जो मूवमेंट होता है वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। वही दूसरी तरफ लाइट की वजह से जो शूट ग्रो कर रहा है, शूट में जो मूवमेंट हो रहा है वो लाइट के डायरेक्शन में होता है, इसीलिए इस तरह का मूवमेंट डायरेक्शनल मूवमेंट कहलाता है। सेंसिटिव लीव्स का मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, वहीं शूट का ग्रोथ दैट इज शूट का जो मूवमेंट है लाइट की तरफ वो बहुत स्लो होता है। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट को हम नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। सो इट इज अ टाइप ऑफ नेस्टिक मूवमेंट, और डायरेक्शनल मूवमेंट को हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। सो इट इज अ टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ। बोल रहा है प्लांट हार्मोन का एक एग्जाम्पल दो जिसकी वजह से प्लांट में ग्रोथ होता है। हम लोग 3 हार्मोन पढ़ चुके हैं जिसकी वजह से प्लांट में ग्रोथ होता है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। आप कोई भी लिख सकते हो, मैंने ऑक्सिन लिखा है। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डू ऑक्सिन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट? ऑक्सिन की वजह से टेंड्रिल कैसे अपने सपोर्ट के चारों तरफ ग्रो करता है? देखो, ये है टेंड्रिल, ये है टेंड्रिल, दिस इज टेंड्रिल, और क्वेश्चन बोल रहा है
कि ये जो टेंड्रिल है ये ऑक्सिन की वजह से कैसे अपने सपोर्ट के चारों तरफ ग्रो करता है। हम लोग लास्ट क्लासेस में फोटोट्रोपिज्म के मैकेनिज्म को समझ चुके हैं, ठीक वही मैकेनिज्म यहाँ भी काम करेगा। ऑक्सिन का सिंथेसिस टिप पे होता है, शूट के टिप पे, टेंड्रिल के टिप पे, लीफ के टिप पे। यहाँ पे हम लोग टेंड्रिल का बात कर रहे हैं। जैसे ही एक टेंड्रिल किसी भी सपोर्ट के कांटेक्ट में आएगा वैसे ही उसके टिप पे ऑक्सिन का सिंथेसिस होगा। ये ऑक्सिन पीछे की तरफ टच के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा और वहां के सेल को इलोंगेट कर देगा। जैसे ही टिप के पीछे का सेल इलोंगेट होगा, लंबा होगा, वैसे ही टेंड्रिल भी लंबा होता जाएगा, ग्रो करता जाएगा। इस तरह से मान लो कि ये सपोर्ट है तो टेंड्रिल भी इस तरह से लंबा होता जाएगा अपने सपोर्ट के चारों तरफ। इसको एक दूसरे तरह के एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हीकल्स में दो तरह का व्हील होता है, फ्रंट व्हील एंड बैक व्हील। जनरली जो पीछे वाला चक्का होता है, बैक व्हील होता है, वो घूमता है और गाड़ी को आगे बढ़ाता है, और जो सामने वाला चक्का होता है वो गाड़ी को डायरेक्शन देता है। ठीक उसी तरह से टिप डायरेक्शन देता है और टिप का जो पीछे वाला पोर्शन है वो टेंड्रिल को आगे बढ़ाता है सपोर्ट की तरफ। ठीक यही चीज आंसर में भी लिखा हुआ है, एंड द आंसर इज व्हेन टिप ऑफ अ टेंड्रिल टचेस अ सपोर्ट ऑक्सिन इज सिक्रीटेड। जब टेंड्रिल का टिप सपोर्ट को टच करता है तो ऑक्सिन रिलीज होता है। दिस ऑक्सिन मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ सपोर्ट, और ये ऑक्सिन सपोर्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है एंड प्रमोट सेल इलोंगेशन देयर, और वहां के सेल को इलोंगेट करता है। दस टेंड्रिल कॉइल अराउंड द सपोर्ट, और इस तरह से टेंड्रिल अपने सपोर्ट के चारों तरफ कॉइल हो जाता है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट दिखाओ जिसकी वजह से हम लोगों को हाइड्रोट्रोपिज्म का पता चले। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है? ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। वाटर की वजह से प्लांट पार्ट्स का बढ़ना, प्लांट पार्ट्स का ग्रो करना हाइड्रोट्रोपिज्म कहलाता है। अगर प्लांट पार्ट्स वाटर की तरफ बढ़ रहा है तो उसको पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कहेंगे, और अगर प्लांट पार्ट्स वाटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो उसको हम लोग नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कहेंगे। रूट जो है वो वाटर की तरफ ग्रो करता है, दैट मीन्स ग्रोथ ऑफ रूट इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। सो हम लोग इसी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? प्लांट अ सीड इन अ जार फिल्ड विद सॉइल। एक जार लेंगे मिट्टी से भरा हुआ, उसमें एक सीड को डाल देंगे। प्लेस अ पोरस पॉट ऑफ वाटर एडजेसेंट टू इट इन द जार, और उस अभी पहले ये सीड है हाँ, और उसके बगल में ही, सीड के बगल में ही एक पॉट रख देंगे, पोरस पॉट रखेंगे। पोरस पॉट मतलब ऐसा पॉट जिसमें छेद हो, और उसमें क्या होगा? उसमें वाटर रहेगा। वाटर भरा हुआ पोरस पॉट को सीड के बगल में रख देंगे। लीव द सेटअप फॉर फ्यू डेज। अब इस सेटअप को कुछ दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीना के लिए छोड़ देंगे और इस पोरस पॉट में पानी डालते रहेंगे। कुछ दिन के बाद सीड जर्मिनेट कर जाएगा और वो सीड धीरे धीरे प्लांट बन जाएगा। फिर कुछ दिन बाद उस प्लांट को हम लोग नोटिस करेंगे, उसके रूट को भी हम लोग नोटिस करेंगे, तो क्या पाएंगे? नाउ वी विल सी दैट रूट ऑफ द प्लांट इज बेंड टूवर्ड्स द पॉट ऑफ वाटर एंड डू नॉट ग्रो स्ट्रेट। हम लोग पाएंगे ये जो रूट है ये नीचे की तरफ स्ट्रेट ग्रो नहीं कर रहा है, ये वाटर के पॉट की तरफ बेंड हो गया है। Thus, the bending of root towards water source showing positive hydrotropism, और ये रूट का जो बेंडिंग है ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो कर रहा है। अब आ जाओ पेज नंबर 125 पे। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? तो इसका आंसर है, इन एनिमल्स केमिकल कोऑर्डिनेशन इज परफॉर्म्ड बाय हार्मोन। एनिमल में केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन की वजह से होता है। दीज हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स।
और ये हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है। These hormones along with nervous system coordinate growth and other activities in animal। और ये हार्मोन नर्वस सिस्टम के साथ मिल करके एनिमल्स में ग्रोथ को और दूसरे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। दूसरा एक्टिविटीज जैसे रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। और इस हार्मोन का सिक्रीशन रेगुलेट होता है फीडबैक मैकेनिज्म से। मतलब हार्मोन कब निकलना है, कितना निकलना है, ये डिपेंड करता है फीडबैक मैकेनिज्म पे। फीडबैक मैकेनिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल? हम लोगों को आयोडाइज्ड सॉल्ट खाने को क्यों बोला जाता है? एंड द आंसर इज आयोडाइज्ड सॉल्ट इन डाइट इज एडवाइजेबल बिकॉज इट कंटेन आयोडीन। आयोडाइज्ड सॉल्ट में आयोडीन होता है which is necessary for the synthesis of thyroxine hormone by thyroid gland। और ये आयोडीन जरूरी है थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए, और ये थायरोक्सिन हार्मोन हमारा थायराइड ग्लैंड बनाता है। Deficiency of iodine cause less secretion of thyroxine which lead to a disorder called goiter। अगर आयोडीन हमारे बॉडी में कम जाएगा तो हमारा थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन कम रिलीज करेगा, और थायरोक्सिन कम रिलीज होगा तो हमें एक तरह का डिजीज हो सकता है जिसको कि गॉइटर कहते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स आयोडाइज्ड सॉल्ट खाने को कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सीक्रेटेड इनटू द ब्लड? जब हमारे ब्लड में एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट कर दिया जाता है तो हमारा बॉडी किस तरह से रिएक्ट करता है? और इसका आंसर है at the time of emotional stress adrenal gland secrete adrenaline hormone into the blood। जब हमारा बॉडी इमोशनल स्ट्रेस में होता है, इमरजेंसी में होता है, मतलब बहुत गुस्से में होता है या फिर डरा हुआ होता है, तो उस वक्त हमारा एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट करता है ब्लड में, और ब्लड से होता हुआ ये हार्मोन हार्ट तक पहुंच जाता है क्योंकि इस हार्मोन का टारगेट ऑर्गन हार्ट होता है। एज अ रिजल्ट हार्ट बीट्स फास्ट टू इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द मसल्स, और इसकी वजह से हार्ट जल्दी जल्दी धड़कने लगता है ताकि मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिले। ज्यादा ऑक्सीजन क्यों चाहिए? क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। इसके साथ क्या होता है, इट ऑल्सो इंक्रीजेस ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, और ब्लड ग्लूकोज भी बढ़ जाता है। और ये सारा चेंजेस हमारे बॉडी में इसलिए होता है ताकि हम इमरजेंसी सिचुएशन को डील कर सके। दैट मीन्स ऑल दिस रिस्पॉन्स help animal to deal with the emergency situation. Now the last question of this class. Why are some patient of diabetes treated by giving injection of insulin? बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट को इंसुलिन इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? And the answer is इंसुलिन इज द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। हमारे स्टमक के नीचे एक ग्लैंड पाया जाता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का काम है इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करना। इंसुलिन रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन का काम है हमारे ब्लड में शुगर लेवल को रेगुलेट करना, ब्लड में शुगर लेवल को कम करना। इन डायबिटीज लेस इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। डायबिटीज एक ऐसा बीमारी है जिसमें कि पैनक्रियाज कम इंसुलिन सिक्रीट करता है या फिर नहीं सिक्रीट करता है। एज अ रिजल्ट ब्लड शुगर लेवल इंक्रीजेस, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। इट लीड टू मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स, और इसकी वजह से ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाने की वजह से बहुत सारा हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है हमारे बॉडी में। उस हार्मफुल इफेक्ट से बचने के लिए ब्लड में शुगर लेवल को कमाना होगा, और शुगर लेवल कमाने का काम इंसुलिन करेगा। इसीलिए सम पेशेंट आर गिवन इंसुलिन इंजेक्शन। यहां कंप्लीट होता है हमारे चैप्टर के बीच बीच में जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, दैट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसको कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहो।